गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने उपस्थित है। सेल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को कंटिन्यू करिए। बैटरी के विद्युत अपघटन की अवस्था की डैश 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 के पदों में जांच की जाती है। बैटरी के विद्युत अपघटन की अवस्था की किसके पदों में जांच की जाती है? धारा मान, अपेक्षिक घनत्व, अम्लीय अंश, आउटपुट वोल्टेज। तो विद्युत अपघटन की अवस्था की जांच, देखिए विद्युत अपघटन की अवस्था की जांच जो है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा की जाती है। हाइड्रोमीटर, ठीक ना। आप सब लोगों ने हाइड्रोमीटर देखा भी होगा। जो बैटरी विक्रेता होते हैं उनके पास हाइड्रोमीटर रहता है। उसके द्वारा आप देखे होंगे जो ड्रॉपर होता है, दवाई पीने वाला जो ड्रॉपर होता है, उसमें क्या होता है कि ऊपर इसके रबड़ का वाल्व होता है। रबड़ के वाल्व को दाब के देते हैं तो उसके अंदर की हवा निकल जाती है और दवाई की जो शीशी होती है उसके अंदर में उसको डाल के ऐसे छोड़ देते हैं तो दवा उसके अंदर भर जाती है। बस सेम इसी तरह से हमारा हाइड्रोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर में भी बड़ा सा ऐसे रबड़ का वाल्व होगा। उस रबड़ के वाल्व को ऐसे दबाएंगे तो उसके अंदर में जो हवा हो निकल जाएगी और बैटरी में जो सेल है उसका एक सेल का ढक्कन खोलेंगे और बैटरी के अंदर में उसको डाल देंगे और फिर जैसे ही वाल्व को छोड़ते जाएंगे उसके अंदर अम्ल भरता चला जाएगा। तो अम्ल जब भरता चला जाएगा तो उसके अंदर में एक फ्लोट रहता है और उस फ्लोट में लिखा रहता है हाफ चार्ज, फुल चार्ज, डिस्चार्ज। ऐसे तीन जो है मार्किंग रहती है फ्लोट में। तो फ्लोट जितना डूबा रहता है उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बैटरी फुल चार्ज है, हाफ चार्ज है, डिस्चार्ज है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है बैटरी के विद्युत अपघटन की अवस्था की जांच, विद्युत अपघटन अगर पूर्ण हो चुका है यानी कि बैटरी चार्ज हो चुकी है, उस कंडीशन में बैटरी के अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा उसका अपेक्षिक घनत्व तो अधिक होता है। क्योंकि आपको यह बताया गया है कि जब बैटरी चार्ज होती है उस दौरान चार्जिंग कंडीशन में अम्ल बनता है, H2SO4 बनता है, पानी नहीं बनता है। चार्जिंग कंडीशन में H2SO4 बनता है और अम्ल गाढ़ा हो जाता है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है उस दौरान रासायनिक क्रियाओं में H2O बनता है, पानी बनता है। इस दौरान अम्ल पतला हो जाता है। तब अपेक्षिक घनत्व की विद्युत अपघटन की अवस्था की जांच किसके पदों में की जाती है? अपेक्षिक घनत्व की। अगर हाइड्रोमीटर से मैंने एसिड भर लिया, अगर अपेक्षिक घनत्व तो अच्छा रहेगा तो दिखाएगा सीधे सीधे बैटरी फुल चार्ज, ठीक ना। फ्लोट उसमें तैरता रहेगा। अगर बैटरी का अपेक्षिक घनत्व कम है तो फ्लोट का कुछ हिस्सा उसमें डूब जाएगा। किसमें? इलेक्ट्रोलाइट जो भरे रहेंगे हाइड्रोमीटर में उसके अंदर में जो फ्लोट तैरता रहता है उसका कुछ हिस्सा डूब जाएगा। अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो फ्लोट पूरी तरह से डूब जाएगा, ठीक ना। तो अपेक्षिक घनत्व की जांच करके हम यह बता सकते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया बैटरी में पूर्ण हो गई है या नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने स्क्रीन पर आ गया है। विद्युत अपघटन की विधि में मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो विद्युत अपघटन की विधि में मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान तो कहाँ पर मुक्त होता है? जो हमारा कैथोड या एनोड होता है उस पर मुक्त होता है। ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। विद्युत अपघटन की जब क्रिया होती है आपको पढ़ाया गया होगा कलई करना, यानी कि एक धातु की परत दूसरे धातु के ऊपर चढ़ाना या पानी चढ़ाना। जैसे कहा जाता है ना आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती हैं जिसमें 20 रुपया 25 रुपया में जो है अच्छे अच्छे आभूषण मिल जाते हैं। उसमें क्या किया गया रहता है? सोने के पानी को चढ़ा दिया जाता है बस। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी यही विद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है। एक धातु की परत को दूसरी धातु के ऊपर चढ़ा देना जो है कलई करना या विद्युत आलेपन करना कहलाता है और यह कार्य विद्युत अपघटन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक।
अच्छा, तो विद्युत अपघटन की विधि में जो कैथोड होता है या फिर जो एनोड होता है, इसी पर पदार्थ एकत्रित होता है। अब चाहे इस पे होगा चाहे इस पे होगा, वो जब हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन, तब वहाँ पर समझाएंगे। तो कुल मिला के फैराडे का जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है उसमें बताया गया है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विलयन से संयुक्त अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसमें से प्रवाहित की जाने वाली धारा की मात्रा के अनुपाती होता है। यानी कि धारा की मात्रा का मतलब धारा व समय, यानी कि I/T के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो वही जो है मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान धारा व समय के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। ये तो बहुत इजी था, इसमें कुछ बताना उताना तो था नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सबके सामने स्क्रीन पर आ गया है। वीडियो को पॉज करिए, इसको स्वयं से सॉल्व करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विद्युत अपघटन विधि में निक्षेपित द्रव्यमान यम की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है। फिर वही क्वेश्चन है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम, जिसमें बताया गया है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान यम उसमें प्रवाहित की गई धारा की मात्रा के अनुपाती होता है, अर्थात यम इज प्रोपोर्शनल टू I/T, I/T। ठीक ना। तो यहाँ ये वाला देखो, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी, नहीं गड़बड़ा जाएगा। यम बराबर I/T यहाँ है तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यही गलती मार जाएंगे। यम बराबर I/T लिखा है, लेकिन यहाँ यम बराबर I/T नहीं लिखा है। यम इज प्रोपोर्शनल, यानी कि यम अनुक्रमानुपाती है I/T के गुणनफल की। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। और ये ऑप्शन होगा यम बराबर ZIT, क्योंकि जब हम यम ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर Z लगाएंगे, Z/I/T, जहाँ Z क्या बताएगा, ये बताएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके स्वयं ही करिए। तब लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो पॉज करिए, स्वयं से सॉल्व करिए। प्राथमिक सेल के इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो सकता है। प्राइमरी सेल, ठीक ना। प्राइमरी सेल में कह रहा है कि प्राइमरी सेल के इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो सकता है, जो क्या कहलाता है। विध्रुवण, विद्युत अपघटन, स्थानीय क्रिया, प्लेट का विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए ये हो गई आपकी एक बैटरी। इस बैटरी में एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। हमने इसके अंदर भर दिया इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट भर दिया तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण, इस इलेक्ट्रोलाइट में हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा है, H2SO4। देखिए प्राथमिक सेल में H2SO4 भी भरा जाता है, अमोनियम क्लोराइड भी भरा जाता है। अमोनियम क्लोराइड एक क्षार है, ये H2SO4 एक एसिड है। जो वोल्टाइक सेल होती है और डेनियल सेल होती है, उन दोनों में H2SO4 भरा जाता है। फिर लेक्लांची सेल और ड्राई सेल दोनों में जो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो कि एक क्षार है वो भरा जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल में H2SO4 लिया है जो कि हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इसमें इस विलयन में कोई अशुद्धि, इस विलयन में H2SO4 के अलावा अशुद्धियाँ भी मिली हैं। अशुद्धियाँ क्या मिली होंगी, जो हमारी निगेटिव प्लेट है, ये हमारी निगेटिव प्लेट जस्ते की बनी होती है, Zn की, और हमारी जो पॉजिटिव प्लेट होती है ये बनी होती है कॉपर की, Cu की। तो जो जस्ता होता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो जस्ता होता है Zn, इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि कार्बन होता है, सीसा होता है यानी कि लेड,
और आयरन होता है यानी कि Fe, ये सब अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो अब इसी विलयन में, ये इसी प्लेट में है और इस विलयन के संपर्क में है ये अशुद्धियाँ। तो जो ये जो कार्बन होता है इसी प्लेट में है, इसी विलयन के अंदर में पड़ा हुआ है, इस प्लेट के अंदर में है यानी जस्ते के साथ मिला हुआ है और इस विलयन में डूबा हुआ है। तो क्या होगा, एक अशुद्धि है जो कि विलयन में पड़ी हुई है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है यह एनोड का काम करने लगता है और जो जस्ते की प्लेट है यह कैथोड का काम करने लगती है और ये जो विलयन है ये तो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता ही है। तो तमाम छोटे छोटे सेल इस प्लेट में अपने आप बन जाते हैं, जो कि प्लेट्स में कह रहा है, प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न कर देते हैं। इन प्लेटों में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न कर देते हैं। इसी कैथोड में तमाम सेल बन गई जो कि कैथोड को ही इंटरनली शॉर्ट सर्किट कर दे रही है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा स्थानीय क्रिया। सेल के प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाता है तो इस क्रिया को बोलते हैं स्थानीय क्रिया। ठीक, इसका दोष का निवारण क्या है पीछे की क्लास में बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने आ गया है। दर्शाए गए चित्र में सेल के अवयवों का मिलान कीजिए। एक सेल है, अब अंदाजा लगाइए कि कौन सी सेल हो सकती है। वोल्टाइक सेल तो है नहीं, ठीक ना, डेनियल भी नहीं है, यह है लेक्लांची सेल। और ड्राई सेल भी नहीं है, सोच रहे हो ड्राई सेल, तो ड्राई सेल की संरचना भी ऐसे ही रहती है लेकिन उसमें और भी चीज़ें रहती हैं। यह है लेक्लांची सेल, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ यहाँ पर। लेक्लांची, ची लिखो चाहे सी लिखो, अपना अपना अलग अलग जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। लेक्लांसी अंग्रेजी में लिखा जाता है CHE, लेक्लांसी सेल। ठीक, यह है लेक्लांची सेल। और इसमें जो है ये जो बी, पहले एक एक पे आते हैं। जो हमारा ए लिखा हुआ है, ये ए है कार्बन का एनोड, ठीक ना। ए हमारा है, यहाँ पर प्लस ऐसे बना दिए, इसका मतलब हो गया एनोड। किसका बना होता है, सी का, कार्बन का। और ये जो बीच में रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया हुआ, एनोड के चारों ओर एक सरंध्र पात्र है। ये जो रखा हुआ है एनोड के चारों ओर एक सरंध्र पात्र है, यानी कि छिद्रयुक्त तो बर्तन है। इसके अंदर में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 डीपोलराइजर यानी कि विध्रुवक के रूप में भरा गया है। तो सी हमारा जो है यह है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। अच्छा, बी पे आइए। बी हमारा जो है, हमने बताया है कि जो प्राइमरी सेल हैं उसमें जो कैथोड होता है वह जस्ता यानी कि जिंक का बनाया जाता है। तो ये जस्ते का है, Zn जिंक, ठीक है। इसके बाद ABC हो गया। डी पर आइए। डी है जो इलेक्ट्रोलाइट विलयन इस पूरे पात्र में भरा गया है, यहाँ 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 पूरा इलेक्ट्रोलाइट का विलयन। तो लेक्लांची सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का विलयन भरा जाता है वह अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl। तो ये अमोनियम क्लोराइड है, यानी कि ये है क्या हमारा NH4Cl। इसके बाद क्या बच रहा है, ई जो है एक कांच का पात्र है, कांच का पात्र, ऑप्शन नंबर 4 ई, ठीक ना। अब इसमें से चेक कर लीजिए कौन सा सही है भाई। ए क्या है, ए के लिए ए है हमारा कार्बन का एनोड, कार्बन एनोड। तो जिस पर 2 नंबर होगा, ए पर 2 नंबर होना चाहिए। ए पर 2 नंबर मिल गया, कार्बन का एनोड, ठीक है। और बी के लिए कितना है, जिंक कैथोड है, बी के लिए 3 नंबर मिलना चाहिए। बी के लिए 3 नंबर भी मिल रहा है, 2 ऑप्शन सही हो गए। और सी वाला क्या है, सी मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो सी के लिए 5 नंबर मिलना चाहिए। इसी में देखिए सी के लिए 5 नंबर भी है, ऑप्शन 3 सही हो गया, तो आगे यही सही होना चाहिए। अब डी हमारा क्या है, डी हमारा अमोनियम क्लोराइड है विलयन, तो डी के लिए 1 नंबर होना चाहिए, डी के लिए 1 नंबर, बिल्कुल सही। और फिर ई हमारा जो है लास्ट है कांच का पात्र, तो कांच का पात्र 4 नंबर होना चाहिए, ई के लिए 4 नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका
सही हो जाता है। इसमें और ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सरल वोल्टेज सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है जो जिंक प्लेट पर अशुद्धि के कारण होता है। सरल वोल्टेज सेल की बात हो रही है। वोल्टेज सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है जो जिंक प्लेट पर अशुद्धि के कारण होता है। तो जिंक प्लेट पर अशुद्धि के कारण कौन सा दोष होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बताए हैं। जिंक की जो प्लेट होती है उसमें अशुद्धि के रूप में कार्बन, सीसा और लोहा मिला होता है, और उसमें जो कार्बन रहता है वह विलयन में घुला ही रहता है। कार्बन एनोड का काम करने लगता है। जस्ते की प्लेट भी विलयन में ही घुली रहती है, मिली रहती है, तो जस्ते की प्लेट कैथोड का काम करने लगती है, और जो विलयन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करने लगता है, और तमाम छोटे छोटे सेल बन जाते हैं जो कि कैथोड को शॉर्ट सर्किट करने लगते हैं। तो इस दोष को स्थानीय क्रिया दोष बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को पॉज करिए और स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 14, बैटरी अपघटन में आयतन के अनुसार लगभग सल्फ्यूरिक अम्ल व डैश 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 जल होता है। यानी कि यह कह रहा है कि बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है उसमें कितना पानी होता है और कितना अम्ल होता है। तो देखिए बैटरी में जो अम्ल भरा जाता है वो है हमारा H2SO4। जनरली यही भरा जाता है जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है, यानी कि जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, अपने कार में यूज करते हैं, ट्रैक्टर में यूज करते हैं, मोटरसाइकिल में यूज करते हैं, उसे लेड एसिड बैटरी या सीसा अम्ल संचायक सेल कहा जाता है। उसमें H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। तो ये H2SO4 जो होता है, अगर हम ये प्योर जो होता है, प्योर H2SO4, उसे हम कहते हैं कंसनट्रेटेड, CON करके शॉर्टकट में लिखा जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4। ये कंसनट्रेटेड H2SO4 जो होता है यह भरा नहीं जाता, इसको हिंदी में बोलेंगे सांद्र अम्ल। इसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। तो यह एसिड अगर हाथ पे, शरीर पे कहीं गिर जाए तो हमारी स्किन को बहुत ही नुकसान पहुंचा देगा। हमारी स्किन जल जाएगी या हमारा कपड़ा जल जाएगा, क्योंकि ये कंसनट्रेट कंडीशन में होता है। और जो H2SO4 बैटरी में पड़ा होता है, कभी कभी देखिए गलती से हमारे हाथ में लग जाता है, तो जो हमारे हाथ की फ्रंट स्किन है ये थोड़ा हार्ड होती है, तो इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बैक स्किन पे अगर गिर जाता है तो चुनचुनाने लगता है, खुजलाने लगता है। तो ज़्यादा हमें इफेक्ट इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल कम होता है। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए कि बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है। अगर अम्ल ज़्यादा रहेगा तो गलती से भी हमारे शरीर पर कहीं पड़ गया तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो डाइल्यूट H2SO4 होता है उसको ऐसे लिखा जाता है DIL, डाइल्यूट H2SO4। इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे तनु गंधक का अम्ल। ठीक है, तनु गंधक का अम्ल। अब आप इस ऑप्शन पे आइए कि कितना परसेंट पानी होता है और कितना परसेंट जो है अम्ल होता है। तो 65% अम्ल, 65% पानी होता है और 35% अम्ल होता है। ये जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 65% पानी, पहले क्या पूछा है भी ध्यान दे लीजिए, नहीं तो अभी आंसर गलत हो जाएगा। आयतन के अनुसार लगभग सल्फ्यूरिक अम्ल व डैश डैश जल होता है। पहले सल्फ्यूरिक अम्ल देखना है, 35%, ये वाला ऑप्शन, 35% सल्फ्यूरिक अम्ल, 65% जल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ पढ़ने में, भी ऑप्शन सी कर रहे थे हम, गलत कर रहे थे, ठीक ना। तो सावधानीपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया है, बच्चे गलती करके आते हैं।
तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बैटरी के ताप में वृद्धि से अपघटन के विशिष्ट गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दीजिए, इसका आंसर हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अभी क्वेश्चन को ही मैं थोड़ा सा कम समझ पा रहा हूँ, तो इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 16 वाला, फिर मैं इसको बताता हूँ आपको लास्ट में। तब देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने आ गया है। शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ द्विध्रुवक का कार्य करता है। तो बताया जा चुका है शुष्क सेल, यहाँ प्राइमरी सेल में शुष्क सेल की बात हो रही है। प्राइमरी सेल में छह प्रकार की सेल है ना। पहला वोल्टाइक, हमारे साथ गिनिए। पहला वोल्टाइक, दूसरा डैनियल, तीसरा लैक्लांची, चौथा ड्राई सेल यानी कि शुष्क सेल, पांचवा मरकरी सेल और छठा सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो इतनी प्रकार मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल जो हैं वो बटन सेल की श्रेणी में आती हैं। बटन सेल देखिए, बटन लगी है ना कपड़े में, बस इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, गोल गोल, जो कि कहाँ पर हमारे कैलकुलेटर में लगती हैं या कुछ छोटे इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों में लगती हैं, छोटे एकदम। तो जो है या घड़ी में हमारे रिस्ट वॉच जो होती है, कलाई घड़ी, उसमें लगती है। तो उन दोनों में जो है ना, यानी बटन सेल दो प्रकार की हैं, एक मरकरी सेल, दूसरा सिल्वर ऑक्साइड सेल। खैर चलिए टॉपिक से हट के बात कर रहे थे हम। शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ द्विध्रुवक का कार्य करता है। तो प्राइमरी सेल, शुष्क सेल की बात छोड़ दीजिए, पूरी प्राइमरी सेल जितनी मैंने नाम लिया है सब में डिपोलराइजर यानी कि द्विध्रुवक का कार्य MnO2 करता है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, यह हाइड्रोजन से क्रिया करता है और मैग्नीज परऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है। मैग्नीज परऑक्साइड फिर हवा से ऑक्सीजन लेकर के फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो जितनी भी सेल हैं प्राइमरी, सब में ध्रुवाच्छादन दोष होता है और उस ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण एनोड के चारों ओर सरंध्र पात्र में रख दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।